ना जाने मर्द कब औरत की इज्जत करना सीखेंगे। अक्सर ऐसे मर्द हैं कि जिनके दिल बदलने में देर नहीं लगती। हीरे जैसी बीवी छोड़कर कंकर जैसी औरत को दिल की मलका बना लेते हैं। देखती आंखों और सुनते कानों से उर्दू वॉइस सेंटर की तरफ से मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को खुशामदीद। मार्था के वालिद 50 बरस पहले पाकिस्तान से कनाडा चले गए थे। मार्था ने वहीं जन्म लिया। इसकी माँ कैनेडियन थी। इसके अब्बू का नाम इफ्तिखार खान था। वो हमारे खालू के कज़न थे। इफ्तिखार अंकल शुरू दिनों में पाकिस्तान आया करते तो अपनी बीवी बच्चों को भी वतन लाते थे। जब इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान आना बंद कर दिया और वहीं के होकर रह गए। मार्था इनकी पहलोटी की औलाद थी। इसको अपने वालिद का वतन बहुत पसंद था। वो अपनी ददियाल वालों की वजह से भी पाकिस्तान से प्यार करती थी। जब भी कराची आती तो बहुत खुश होती। वो हमेशा यहाँ से खुशगवार यादें लेकर जाती थी। इसका बचपन कराची और लाहौर की हसीन यादों से भरा हुआ था। जब इफ्तिखार अंकल अपनी फैमिली के हमरा आते तो कुछ दिन हमारी खाला के घर लाजमन क़याम करते। खाला के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम अहमद और छोटे का नाम असद था, जबकि लड़कियों के नाम तहमीना और दुर्दाना थे। ये चारों भी मार्था और इसके बहन भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। बचपन के दिन हवा हो गए। खाला के बच्चे जवान हो गए। अहमद की शादी हो गई। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ कराची में रहने लगा। दुर्दाना और तहमीना ब्याही गई। अब असद बाकी रह गया था, जो भी कमारा था और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना पसंद करता था। असद से खालू जान की बहुत तवक्कुआत वाबस्ता थी। वो चाहते थे मेरा बेटा पढ़ लिख कर किसी आला ओहदे पर फाइज हो, मगर असद खालू की उम्मीदों पर पूरा ना उतरता। वो शुरू ही से बुरे दोस्तों की सोबत में बैठने लगा था। जब कॉलेज में पढ़ता था दोस्तों के साथ रात गए तक गायब रहता। जब रकम की ज़रूरत पड़ती तो माँ के गले में बाहें डालकर कहता, अम्मी हमारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, वो बहुत गरीब है, इसके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है और उनको खून की अशद ज़रूरत है। बाकी दोस्तों ने खून का इंतज़ाम कर लिया, मगर अद्वियात मेरे ज़िम्मे डाली हैं। मुझको थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। अगर ऐसी बातें करके वो माँ से रुपए बटोर कर ले जाता था। माँ बेचारी दुआएं देती और रकम भी। यूं ही वो मतलब किस्म के बहाने करके माँ को बेवकूफ़ बनाता रहा। जब असद ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहाँ लड़कियों को तंग करना इसका महबूब मशगला था। वो किसी तौर निचला नहीं बैठता था। इन्हीं दिनों मार्था ने पाकिस्तान आकर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसको पाकिस्तान की तहज़ीब और रवायत बहुत अच्छी लगती थी और वो इस तहज़ीब में रहकर एमए करना चाहती थी। अब तक वो अपने वालिद के वतन से वाबस्ता बचपन की खूबसूरत यादों को नहीं भूली थी। जब इसकी असद से मुलाकात हुई तो पहली नज़र में वो इसे भा गई और वो मार्था का दीवाना हो गया, जिसके तौर तरीके मगरबी लेकिन झलक मशरक़ी थी। तभी इसने मार्था से शादी का फैसला कर लिया। दोनों ने अपना तारुफ करवाया तो पता चला मार्था के ख़यालात असद से बहुत मिलते जुलते हैं। इसने महसूस कर लिया दोनों में ज़हनी आहंगी पाई जाती है। सोने पर सुहागा। मार्था के वालिद का इसके वालिद से कज़न का रिश्ता भी है। असद पर ये इंकिशाफ किसी नवीद से कम न था। इसने वालिदैन से ज़िक्र किया कि वो मार्था से शादी करना चाहता है, मगर वो नहीं माने। उन्होंने कहा जिसके तौर तरीके मगरबी हैं वो हमारे माशरे में नहीं चल सकती। हमारी नस्ल इसकी गोद में फल फूल नहीं सकती। हम तुम्हारी शादी किसी अंग्रेज़ औरत से नहीं होने देंगे। बेहतर है तुम इसका ख्याल छोड़ दो और अपने वतन में कोई पसंद लड़की कर लो, या हम खुद किसी अच्छे घराने में तुम्हारी शादी करा देते हैं। असद का एक ही जवाब था कि मैंने ज़िंदगी गुजारनी है तो मार्था के साथ, वरना किसी के साथ नहीं। अगर आप लोगों को इससे शादी का एतराज़ है तो मैं ये घर छोड़ देता हूँ। मैं किराए पर घर ले लेता हूँ और मार्था को वहीं ले जाऊँगा। तभी इसने मार्था से निकाह कर लिया। मेरी खाला बहुत शरीफ खातून थी। वो असद की जुदाई किसी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने खालू को समझाया कि असद तुम्हारी औलाद है। अब जब उसने मार्था से निकाह कर ही लिया है तो वो हमारी इज़्ज़त बन गई है। ये दोनों कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे।
हमें चाहिए कि मार्था को बाइज़्ज़त तरीके से हम अपनी बहू तस्लीम कर लें। दुर्दाना और तहमीना को बचपन से ही मार्था पसंद थी। वो अंग्रेज़ माँ की बेटी है, बाप तो मुसलमान है और हम रिश्तेदार भी होते हैं। आप खुद ही सोचिए कि इस बेचारी का क्या कसूर। कसूर तो बाप का है जिसने अंग्रेज़ औरत से शादी की और तुम्हारी तहजीब से दूर हो गई। अब वो अपने वालिदैन से कोसों दूर है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम ही इसको वालिदैन का प्यार दें। इन बातों का हालो जान पर खातर हुआ असर हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तमाम दोस्तों अजीज़ व अक़ारिब को मदऊ किया और शान शौकत के साथ मार्था को अपनी बहू तस्लीम कर लिया। असद बेहद खुश था। वो खुशी से फूले नहीं समाता था। मार्था से शादी के बाद इसने आवारागर्दी और गलत किस्म के दोस्तों की सोबत भी छोड़ दी, जिस पर हालू और हाला बेहद पुरसुकून थे। उन्होंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अब असद पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गया था। वो माँ बाप का हर हुक्म बजा लाता था। मार्था ऊपर से मगरबी लेकिन अंदर से मशकी लड़की निकली। वो अपने सास और ससुर का ख्याल रखती थी। तहमीना और दुर्दाना से भी मोहब्बत करती थी। जब वो असद के साथ कहीं सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाती तो सास और नंदों को भी साथ लेने की कोशिश करती, जिस पर सब खुश होते और तमाम कुंबा खुशी में शामिल हो जाता। असद ने मार्था को मुल्क का कोना कोना दिखाया। वो तो पहले ही पाकिस्तान की दीवानी थी। पाकिस्तान की तारीफ़ें लिख लिख कर अपने वालिदैन को भेजने लगी। वो हर एक से कहती थी, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और इसमें बसने वाले भी बहुत प्यारे लोग हैं। पहले वो अंग्रेज़ी में ही बात करती थी, फिर इसने उर्दू भी सीख ली। असद की अम्मी मौसलात की पाबंद थी। मार्था ने भी इनसे नमाज सीख ली। दिन ऐसे ही मुसरत से गुजरते रहे कि अल्लाह ने इनके घर आने में खुशियाँ दुबाला कर दी। असद को खुदा ने चाँद जैसा बेटा अता किया, जिसका नाम उन्होंने अली रखा। यूँ ये घर जन्नत का गहवारा बन गया। अली सबकी आंखों का तारा था। मार्था अक्सर कहा करती थी कि अगर मेरी मम्मी डैडी अली को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वो असद से कहती थी कि मुझे अब वालिदैन की बहुत याद आती है, लेकिन असद मुँह हाँ करके बात टाल देता था। एक दिन असद की अम्मी नमाज़ ज़ोहर के बाद बैठी तस्बीह पढ़ रही थी कि मार्था इनके पास आकर बैठ गई और अपने वालिदैन के बारे में बातें करने लगी। उसने बताया कि अगर मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ होती थी तो मेरी अम्मी तरफ उठती थी। वो मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करती थी। जब मैं पाकिस्तान आ रही थी तो मम्मी ने मुझे मना किया था, बहुत समझाया था कि तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, तुम हमें छोड़कर इतनी दूर मत जाओ। मगर मुझे अपने वालिद के वतन से इश्क था। मुझे पाकिस्तान में तालीम हासिल करने का जुनून यहाँ खींच लाया। मैंने बहुत ज़िद की और आखिर अपने बाप से मनवा ली। न जाने अब वो कैसे होंगे, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। हाला ने इसको गले लगाया और समझाया कि बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं असद से बात करूँगी। वो भी वहाँ जाकर इनसे माफ़ी मांगेगा कि इनकी गैर मौजूदगी में उसने तुमसे निकाह कर लिया। ये सुनकर मार्था बहुत खुश हुई और सास के गले लग गई। हाला ने हालू जान को मना लिया और उन्होंने असद और मार्था को कैनेडा भिजवाने का इंतज़ाम करा दिया। जिस दिन मार्था जा रही थी बेहद खुश थी। इसका चेहरा मुसर्रत से धमक रहा था। आखिर वो दोनों अपने बेटे के साथ कैनेडा रवाना हो गए। मार्था के वालिदैन खफा थे, मगर जब असद ने माफ़ी मांगी और हालू ने इफ्तिखार साहिब को फ़ोन करके माजरत की तो वो राज़ी हो गए। उन्होंने मार्था, अली और असद को गले लगा लिया। 2 माह ये कैनेडा रहे। जब वापस आने लगे तो इफ्तिखार अंकल और उनकी बीवी ने असद को इसके घर वालों के लिए बहुत से तोहफे दिए। जब वे उनको एयरपोर्ट छोड़ने आए तो बहुत रो रहे थे। मार्था ने खूब तसल्ली दी कि मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ। फिर आप क्यों उदास हैं? ये बहुत चाहने वाले लोग हैं। मेरा एक खूबसूरत घर है और आप जैसे, बल्कि आपसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले सास ससुर हैं। इस तरह ये लोग वापस आ गए। एक दिन हालू ने असद से कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरा कारोबार संभाल लो, क्योंकि अहमद तो पहले ही मुलाजमत पर है, वो कारोबार नहीं संभाल सकता। इसका अपना काम है, तुम होशियार भी हो। उम्मीद है तुम और मार्था कारोबार को संभाल लोगे। तुम्हारा ये बिज़नेस खूब तरक्की करेगा। असद ने अपने वालिद के ऑफ़िस में बैठना शुरू कर दिया। वो बाकायदगी से ऑफ़िस जाने लगा और कारोबार के रमूज़ को समझने लगा। यहाँ हालू जान की सेक्रेटरी से बार बार इसका वास्ता पड़ने लगा
जो बेहद खूबसूरत तालीम याफ्ता नौजवान थी। ये पुरकशिश औरत रफ्ता रफ्ता असद के दिल दिमाग पर छाने लगी, जिसकी वजह से इसने मार्था में दिलचस्पी लेनी कम कर दी। शोहर घर में बेजार सा रहता तो बीवी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है, मगर मार्था बेचारी इतनी सीधी सादी थी कि वो कुछ भी ना समझ सकी और उसने असद की टो लेने की बजाय उसको आज़ाद छोड़ दिया। तो यही समझती थी कि शायद मेरे शोहर के कारोबार में दिलचस्पी गहरी होती जा रही है, इसलिए वो घर में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। अब एक नन्ही मुन्नी बेटी ने भी जन्म ले लिया। वो इन बच्चों की परवरिश में गुम थी। उधर असद अपने ऑफिस की सेक्रेटरी नीलम के इश्क में खो चुका था। अब वो हर शाम ऑफिस से इसके साथ घूमने फिरने निकल जाता। इन दिनों हालू जान की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो दफ्तर नहीं जाया करते थे, लेकिन असद को इनकी भी परवाह नहीं थी। वो नीलम के साथ ऐश इशरत में मसरूफ़ था। एक दिन हालू जान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर को बुलवाया गया, मगर वो खामोशी से जहां से रुखसत हो गए। अब असद पूरी तरह आज़ाद था। इसको अब रोकने टोकने वाला भी कोई ना था। चोरी छुपे मुलाकातें रंग लाईं और असद ने नीलम से शादी कर ली। मार्था दिल बर्दाश्ता होकर वापस कनाडा चली गई और बच्चे दादी के पास रह गए। नीलम ने असद की अम्मी के साथ रहना पसंद नहीं किया और अलहदा घर ले लिया। अब असद और नीलम अपने नए घर में रहते हैं। वो कभी कभी वालदा से मिलने आते हैं। मार्था के बच्चे हाला के पास हैं, जो माँ को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मार्था इनसे बालहाना प्यार करती थी। नीलम अपनी नंदों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती। मार्था कनाडा में मुलाजमत करती है और अपने वालिदैन के पास रहती है। कभी कभी इनके हाथ हमारी खाला के पास आते हैं और बच्चों के प्यार से लबरेज होते हैं। खाला भी मार्था को बच्चों की खैरियत के बारे में खत लिखती रहती है। इनको मार्था से बहुत प्यार था। आज भी वो अपनी अंग्रेज़ बहू को याद करके रोने लगती है। मार्था खाला को लिखती है, मैंने आपके बेटे से सच्चे दिल से प्यार किया था, मगर उसने मुझे धोखा दिया। ये दुख मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी। मैंने अब शादी ना करने की कसम खाई है। मुझे भी मार्था याद आती थी। वो है ही इतनी अच्छी थी, हम सबसे प्यार करती थी। इसकी एक नहीं कई खूबियाँ थीं जो नहीं भुलाई जा सकती। वो किसी को धोखा नहीं देती थी, किसी से झूठ नहीं बोलती थी, इसमें रियाकारी नहीं थी। वो नामो नाफ़कत और ना ही किसी की ग़ीबत करती थी। इसके कौलो फ़ेल में भी तज़ाद ना था। वो हमसे लाख दर्जे बेहतर थी, फिर भी असद ने इसकी कदर नहीं की। एक हीरे को गंवा दिया, अपने बच्चों से इनकी प्यारी माँ को छीन लिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल उर्दू वॉइस सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।